हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की ज्योग्राफी की क्लास को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। क्लास 6 और 7th की ज्योग्राफी की बुक कंप्लीट हो चुकी है, सारे चैप्टर इसके पढ़ चुके हैं। ये क्लास 8th की बुक का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर क्लास 8th की बुक का पढ़ चुका है। तो आज ये दूसरा चैप्टर है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। तो चलिए आज इसको पढ़ते हैं। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है। वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह भिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, उसको भी पढ़ लेते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही निवास करती है। शेष 70% भूमि या तो विरल जनसंख्या है या निर्जन है। यानी कि जो 90% जनसंख्या है वह भूमि के 30% भाग पर ही रहती है और शेष 70% जो भूमि है उस पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है, यानी वहां पर कोई रहता नहीं है। आगे लिखा है भूमि। जो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति में पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन वसे क्षेत्र हैं। यानी जो मैदान उपजाऊ हैं, कृषि के लिए उपयुक्त हैं, वही सघन वसे क्षेत्र हैं, यानी वहीं पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। और जो मरुस्थल क्षेत्र है, जहाँ पर्वतों की ढालें हैं, वहाँ पर या तो जनसंख्या विरल है या वे स्थान निर्जन है, यानी वहाँ पर कोई निवास नहीं करता है। आगे लिखा है भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग
विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं, यानी भूमि का उपयोग करना, जिन पर सड़कें बनाना, कृषि करना, वानिकी करना, खनन करना, उद्योगों की स्थापना करना, यही भूमि का उपयोग कहलाता है। क्या आप मांगबा और पीटर के परिवारों की भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? आगे लिखा है, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। यानी निजी भूमि वो हो गई जिस पर किसी एक स्वामी का अधिकार होता है, और सामुदायिक में क्या होता है कि समूह के लिए उस भूमि का उपयोग किया जाता है। आगे लिखा है, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है, क्योंकि वन काटे जा रहे हैं, जिससे मृदा अपरदन हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, और ये सब पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। यही पर्यावरण के लिए खतरा बन रहा है। भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि सुधार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। क्योंकि वनों का विनाश किया जा रहा है, इसे और नए पौधे कम लगाए जा रहे हैं, तो इस संसाधन का संरक्षण करने के लिए क्या करना चाहिए? वन रोपण करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशकों के और उर्वरकों के विनियमित उपयोग पर रोक लगानी चाहिए। तो ये कुछ सामान्य तरीके बताए गए हैं भूमि संसाधन का संरक्षण करने के लिए, जो बहुत ही आवश्यक है। आगे लिखा है मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो खनिजों और जैव पदार्थों का जो मिश्रण है वो सही रूप से जब होता है तो उससे मृदा उपजाऊ बनती है। बीच में यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है, तो उसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। भूस्खलन। तो भूस्खलन के बारे में जानना आवश्यक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के
भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल मलबा ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन हो जाता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। एक वस्तु स्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया। न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं, यानी यहाँ पर भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां बताई गई हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। मृदा परिच्छेदिका का यहाँ चित्र बना है, तो इसको पढ़ लेते हैं। ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी परत। ये जो ऊपरी परत है इसमें क्या है, ह्यूमस और वनस्पति। नीचे बालू, गाद और क्ले के साथ उप मृदा। ये यहाँ है अपक्षयित चट्टानी पदार्थ और नीचे जनक चट्टाने। ये अब अपक्षय किसे कहते हैं, यहाँ पर लिखा है कि तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना, तो ये कहलाता है अपक्षय। यहाँ क्या लिखा है, क्या आप जानते हैं कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। सोचिए मृदा का निर्माण कितने वर्षों में हो पाता है। अब यहाँ मृदा से संबंधित कुछ चीज़ें लिखी हैं, तो वो भी पढ़ लेते हैं। जनक सेन रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं, महत्वपूर्ण कारक हैं, उनके बारे में यहाँ पर लिखा है। तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं, यानी जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक मुख्य हैं। आगे लिखा है मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति,
जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। आगे लिखा है मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है, यानी मानवीय कारकों से भी और प्राकृतिक कारकों से भी मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। तो यहाँ मृदा संरक्षण की कुछ विधियों के बारे में बताया गया है, तो उसको पढ़ते हैं। मल्च बनाना, मल्च बनाना यहाँ लिखा है मल्च बनाना। तो मल्च बनाना किसे कहते हैं? पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे तिरपाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। आगे है वेदिका फार्म। तो वेदिका फार्म क्या है? चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेदिका फार्म का यहाँ चित्र छपा हुआ है। ये समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। तो यहाँ पर ये चित्र इसका बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये बात रक्षक मेखलाएं, वो रक्षक मेखलाएं ये यहाँ पर है। ये वाला चित्र रक्षक मेखलाओं का है। तो तटीय प्रदेशों और शुष्क वन प्रदेशों में शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो यहाँ पर ये वृक्ष लगे हैं कतारों में, जिनसे मृदा आवरण को बचाया जा सके, इसलिए ये लगाए गए हैं। तो इन्हीं को ही रक्षक मेखलाएं कहते हैं। समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। तो ये तो मृदा संरक्षण के उपाय थे। अब यहाँ क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं कि वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3,850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गए। अब यहाँ पर जल के बारे में बताया गया है, तो चलिए पढ़ते हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जलग्राह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि जो महासागरों का जल है वह खारा है और उपयोग के लिए नहीं है।
उसका उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें नमक की अधिक मात्रा है। अनावर जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है, लेकिन 1% अनावर जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। तो केवल 1% जल ही ऐसा है जिसका मानव उपयोग कर सकता है। आगे लिखा है, यह भ्रम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। इसलिए अनावरीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। इसलिए अनावरीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की क्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन में भी करता है। जल कृषि उद्योगों, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अनावरीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। यहाँ लिखा है कि क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। अब पढ़ते हैं जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अनावरीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ा रहता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। यानी ये प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर जल की कमी है, यहाँ सूखा बना रहता है और यहाँ पर जो जल है वो लवड़ी है यानी खारा है, और उपयोग के लिए जो जल है उसकी यहाँ पर कमी है। आगे पढ़ते हैं जल संसाधनों का संरक्षण। आज विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल इकाइयों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धात्ुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रभाव को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित
करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों में सिंचित करने वाली नहरों को ठीक प्रकार से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना चाहिए। कुछ इस प्रकार से जैसा ये चित्र में छपा है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। यहाँ लिखा है कि अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफी है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंड बैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप चाटियों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेत और बांस की बनी हैं। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आदि प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। कहाँ पर? पूरब और उत्तर पूर्व में। जैसे रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी, यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जो सहसूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ये यहाँ पर रेशम कीट छपा हुआ है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम श्वास लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें से आप कुछ और जोड़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा है महत्वपूर्ण बात, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि भारतीय महाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्पिरिन अथवा इब्रुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे हैं। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनमें हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है,
फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर हैं और अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बना पर यही तो लिखा है कि जो गिद्ध हैं वो जंतुओं को खाते हैं, ये अपमार्जक का कार्य करते हैं और जंतुओं को जो दवाई दी जा रही है उनसे गिद्ध की किडनी खराब हो जाती है और वो मर जाते हैं। तो इसीलिए इनके प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं और इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म होते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोटी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। आगे लिखा है, पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए जाते हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। यानी जनसंख्या बढ़ रही है जिससे वनों का विनाश हो रहा है। रहने के लिए जो पेड़ वन हैं, जो उनके पेड़ काट दिए जाते हैं और रहने लायक भूमि का निर्माण किया जा रहा है। आगे लिखा है, पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है।
यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे लुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। यानी कि कुछ पक्षी और जीव जंतु ऐसे हैं जिनका अधिक शिकार किया गया है, तो वो कुछ तो विलुप्त हो गई हैं और कुछ विलुप्त होने की कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनकी व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारन और मोर को मारना परिपाटी CITES की स्थापना की गई। इसका फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। क्या आप जानते हैं, तो इसको पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। CITES सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त हो रहा है। यहाँ अभ्यास में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो उनको देख लेते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं और मिलान को भी देख लेंगे। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ। तो इसमें ये जो है वो मृदा निर्माण का नहीं है कारक, मृदा का गठन। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वेदिका कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना। मिलान देख लेते हैं। भूमि उपयोग, तो इसका होगा भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, यानी तीसरे नंबर से इसको मिलाएंगे। ह्यूमस, ह्यूमस होगा ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ, तो ये इससे मिलाएंगे। चट्टान बांध, मृदा अपरदन को रोकना, ये इससे मिलाएंगे। और जैव मंडल, वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र। स्थल मंडल, जल मंडल, इससे इसको मिलाएंगे। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र। तो अब मृदा संरक्षण के बारे में जाना, जल संरक्षण के बारे में जाना, जीव संरक्षण के बारे में जाना, वन्य जीव संरक्षण, इन सब के बारे में जाना है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।